अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ कराची से, इसलिए भी क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के आने और डॉक्टर सगीर के उनके साथ ज्वाइन करने के बाद जरा कराची में बड़ा टर्मोइल है। हु बेटर टू टॉक अबाउट दिस टर्मोइल इन कराची देन फॉर्मर होम मिनिस्टर सिंध जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये आपके लिए कितनी बड़ी खबर थी, सरप्राइज था कि ये दो लोग बाहर आ गए हैं? देखें, जिस तरह ये सीन से हट गए थे, गायब हो गए थे और खामोश थे, तो एक्सपेक्टेड था कि किसी न किसी दिन इनका ज़मीर जागेगा, तो वो जाग गया। तो मतलब इतनी बड़ी सरप्राइज मेरे लिए नहीं थी। सो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये होगा? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं बहुत और लोगों से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो भी सरफेस होंगे इंशाल्लाह। मुझे एक वाकया याद आ गया मिर्जा साहब, जिस दिन जब 2002 की असेंबली बनी तो आपको याद होगा पीपल्स पार्टी तोड़ के एक पेट्रियट्स का ग्रुप बनाया गया था जी। तो फैसल साले याद साहब ने तकरीर की, उन्होंने कहा ये इल्जाम लगा कि आपको खरीदा गया है। उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे जमीर की आवाज है। उस वक्त डिप्टी डीजी ऐसे होते थे जनरल एहतिशाम जमीर, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने खड़े होकर कहा कि इनके जमीर की आवाज है, जनरल जमीर की आवाज है। इसमें कोई जनरल जमीर की आवाज नजर आती है आपको? वो जनरल जमीर रिटायर हो गए, इसलिए अभी जनरल जमीर कोई भी नहीं रहा। लेकिन इसके पीछे आपको बूस नजर आती है किसी इस्टेब्लिशमेंट लेड? मैं समझता हूं कि ये अगर ये चीज नहीं करते तो इतने अरसे की, इतने सालों की जो इनका स्ट्रगल था या पॉलिटिकल एक्टिविटी थी 25-30 साल की, उसका वो लेके क्या करते। और वो नोबडी बन के ऐसा आदमी रह नहीं सकता जिसने इतनी अथॉरिटी एक्सरसाइज की हो, कराची में मेयर ऑफ कराची हो और वर्ल्ड का तीसरा चौथा नंबर मेयर हो, जिसको आए दिन हर हफ्ते एक दफा दिखाते थे कि अल्ताफ हुसैन हक कर रहा है और माथा चूम रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है। ऐसा आदमी खामोश बैठ नहीं सकता। आपको लगता है वो उसके अंदर ये कुछ जरासीम थे जिसमें उसने आना था? और कौन कौन ज्वाइन करेगा, कोई खबर है कराची बैठ के आपको? खबर मेरी नहीं है, लेकिन मेरी फीलिंग तज्जिया दे दे कि रजा हारून और आजकल एक बहुत एक्टिव होता था पास्ट में। आप समझें कि आज से 5-6 साल 8 साल पहले हर चीज उसके बिले लगाई जाती थी या वो करता था। और आदिल सिद्दीकी साहब जो आजकल गुमनामी में जिंदगी गुजार रहे हैं, इस तरह के लोग जिन पे बहुत कुछ ऑलरेडी चिपका हुआ है उनके साथ लायबिलिटी, वो अपने को क्लियर करने के लिए भी सामने आएंगे। सही वॉशिंग मशीन बन जाएगी। मतलब हर दौर में ये हुआ है कि वॉशिंग मशीन आई है, अगर आपने अपने गुनाह साफ करने तो किसी एक सियासी जमात में जाके नॉट रियली ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी क्लियर हो उसको अपने गुनाहों की सजा थोड़ी बहुत जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन ये आपको लगता है कि ये वॉशिंग मशीन बनेगी जहां पे आप आए आपके पुराने गुनाह माफ कर दिए जाएंगे? देखिए, कब नहीं हुआ। जितनी बड़ी जनरल मुशर्रफ वॉशिंग मशीन पता नहीं कहां से इंपोर्ट करके लाए थे एनआरओ में, जिसमें आसिफ भी धुल गया, पीपल्स पार्टी भी धुल गई और मुत्तहदा धुल गई। 8,500 केसेस मुत्तहदा के खत्म कर दिए गए। तो अगर ये वॉशिंग मशीन है भी तो छोटी है, ऑटोमेटिक नहीं है, वो मतलब ड्रायर उसमें लगा हुआ नहीं, हल्का फुल्का हवा मार के उनको तस्वीर करेंगे। जी। गवर्नर साहब के बारे में बड़ी खबर चल रही है कि शायद गवर्नर साहब का इससे कोई लेना देना है, इशरतुल इबाद साहब? यकीनन गवर्नर का जरूर इसमें किरदार जरूर होगा, वन वे और द अदर किरदार जरूर होगा। आपको एमक्यूएम किधर जाती नजर आ रही है अगले चंद? देखिए, ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि उरूज को जवाल है, और ये उरूज जो लोगों के खून से हासिल किया गया हो, बेगुनाहों के खून से और उनकी मजबूरियों से जो हासिल किया हो, तो उसका जवाल जल्दी आना चाहिए था, देर हो गई है। नाउ अगेन एनालिसिस, ये आ गए हैं, इन्होंने कराची के महाजर वर्कर्स को टारगेट किया, टारगेट इन द सेंस कि उनकी टारगेट ऑडियंस जो थी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जी, वो महाजर लड़के थे। आप पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, आप दूसरी देखें, अल्ताफ हुसैन साहब पर तो तनकीद हुई, उस पर तो मैं जाता हूं। क्या ये कोई डेंट डाल पाएंगे, आपका ख्याल है? यकीनन ये जो अभी है ये भी एक बहुत बड़ा डेंट है। आप देखें, जो सॉफ्ट फेस पूरी दुनिया में इंटरनेशनली जो सॉफ्ट फेस एमक्यूएम दिखाती थी खुद, या जो देखा जाता था, वो मुस्तफा कमाल का फेस था।
वो इतना बड़ा जो एक एसेट था वो टूट गया उनसे। और अनीस कायम खानी को किस गली का कौन सा लड़का नहीं जानता है कराची का। तो जो मसल था वो अनीस कायम खानी था। तो सॉफ्ट फेस भी उनसे निकल गया, उनका मसल भी निकल गया। अब जो शरीफ किस्म के लोग जो गिने जाते थे, डॉक्टर सगीर जैसे, जिनका क्राइम रिलेटेड कोई भी एलिगेशन नहीं था, अब ऐसे लोग भी, बहुत बड़ी लिस्ट है, वो अगर टूटना शुरू हुए तो बहुत से लोग टूटेंगे। तो मसल क्या होता? एक तो पहले हमें ठोकने की डेफिनेशन चाहिए होती थी, आप मसल की डेफिनेशन चाहिए होती है। नहीं, आप मसल कहें या किलिंग मशीन कहें या किलिंग एपरेटस कहें, आप मेरी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके देखें, अगर सुने, तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि दे ऑपरेट थ्रू बैरल ऑफ द गन। उनका एक्चुअल जो ताकत है कराची में या जो पॉलिटिकल फील्ड में, वो है गन। तो गन यूज करने के लिए मसल चाहिए होता है। गन के लिए तो उंगली चाहिए होती है, तो उंगली मसल से ही चलती है। तो उंगली का तो कोई मसल नहीं होता। चले, मैं एक सियासी सवाल, उसके बाद फिर जो इल्जाम तो कोई नए नहीं है। जो मुस्तफा कमाल साहब ने लगाए रॉ के एजेंट हैं, पुरानी बात है। आपने भी कहा रॉ की बात की, टारगेट किलर हैं, आपने बैरल ऑफ द गन की बात की, आपने भत्ते की बात की, यही बातें आज भी वो कर रहे हैं, यही बातें पहले होती रही। चौधरी निसार साहब कहते हैं यार लफाजी है सारी इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे पास जो सबूत ना जुल्फिकार मिर्जा साहब को सबूत लेकर आए ना, वो सबूत लेकर आए। जी नहीं, देखे ना, सबूत कैमरा लेके हम नहीं खड़े, वीडियो हम नहीं निकाल रहे कि रॉ से मिल रहा है, पैसे ले रहा है, और ना अल्ताफ हुसैन लिख के स्टैम्प पेपर पे देगा मैं रॉ का एजेंट हूं, मुझे इतने पैसे दिए जाते हैं, और ना रॉ वाले चाचे मामे हमारे कि हम उनसे सर्टिफिकेट ले आए कि जी हमारा एजेंट ये पाकिस्तान में है एंड अल्ताफ हुसैन इज वन ऑफ देम। तो 1+1 2 ही किया जाता है। आप अल्ताफ हुसैन का शुरू से देखें, जिस तरह की चीजें, एंटी स्टेट एक्टिविटीज या लोगों को उकसाना स्टेट की अगेंस्ट, शुरू से लेकर जब से एमक्यूएम उसने बनाई अल्ताफ हुसैन ने, जियाउल हक के टाइम में मज़ार कायद के सामने इन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग जलाया, अरेस्ट हुआ, जेल में गया, बाद में मिन्नतें तरले करके कोई डील करके कि मैं आपके भी काम आ सकता हूं, जान छुड़वा ली। उसके बाद यही आईएसआई का लेटर, आईएसआई के खिलाफ लिखना, इंडिया में जाके स्पीच करना कि पाकिस्तान का जो बनना है वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो ये कौन सा मुहिब्बुल वतन जिसको मुल्क से प्यार हो या जो मुल्क की खातिर जी रहा हो या काम कर रहा हो, कौन जाके एनिमी कंट्री के सरजमीन पे खड़े होकर इस तरह की स्पीच देगा? ये इल्जाम तो आपकी पार्टी पर भी लगता है, मेमो गेट तो याद होगा। हाँ, तो बिल्कुल मेमो गेट को बिल्कुल इस तरह जाने नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। और वो अगर इन्हें हाथ नहीं आता तो जो उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, जो आसिफ जरदारी को ट्राई करना चाहिए मेमो गेट। सिंध का होम मिनिस्टर, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर, यानी आप वजीर दाखिला, और वो भी, आपके पास कोई सबूत नहीं। सबूत, कॉन्क्रीट सबूत देखें, एक तो मतलब वाकयात ऐड करके आप एक पिक्चर बना सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि उनकी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, जो रिकॉर्डिंग्स हैं एजेंसीज के पास। आपको भी तो उन्होंने कुछ कहा था, मुझे याद है पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा, आप और पीर मजरुल हक साहब को उन्होंने ग्राइंडर ऑन करके कोई बात कही थी। मुझे और पीर मजर बिठा के हम लोग गए थे उन दिनों में, आपको याद होगा, काफी पश्तो स्पीकिंग लोगों की कराची में किलिंग्स हो रही थी। तो आसिफ जरदारी ने हमें दोनों को भेजा कि जाओ जाके बात करो और उनको जरा ठंडा करके आओ। तो उस के लिए मैं और पीर मजहर इधर आए, हम मिले उनसे, उन्होंने बड़ा अच्छा हमें ट्रीट किया, हलीम शलीम खिलाया, फिर एक चैम्बर में ले गए, वहां जाके बिठाया। मैं, पीर मजहर और गवर्नर और फारूक सत्तार और 2-4 उनके और वहां के लीडर लंदन के वो थे, उन्हें कहा कि भाई आप लोग जरा बाहर जाएं, मैंने मिर्जा साहब और पीर साहब से अकेले में बात करनी है। तो उस वक्त उन्होंने एक ट्रांजिस्टर टाइप ऑन की, जिससे डिस्टॉर्शन हुई, आवाज हो रही थी, और इशारा किया कि MI6 और MI5 और कि वो सुनते हैं इसलिए मैं डिस्टॉर्शन कर रहा हूं।
और कहा कि मैं किलिंग बंद नहीं करूंगा, फैसला अमेरिका ने कर लिया है पाकिस्तान को तोड़ने का, हम इस फैसले में उनके साथ शामिल हैं, तो आई विल नॉट स्टॉप। तो पीर मजहर और मैं बड़े हैरान भी हुए, परेशान भी हुए। हम लोगों ने आपस में बात की। पीर मजहर ने यही चीज आके कुछ जर्नलिस्ट दोस्तों के साथ भी ये बात शेयर की। मैंने आते ही चीफ मिनिस्टर को बताया, प्रेसिडेंट को बताया, प्राइम मिनिस्टर को बताया कि ये उन्होंने कहा है। जनरल जहीरुल इस्लाम को मैंने इस्लामाबाद में बताया ये चीज कि उन्होंने ये हमें कहा। उसके बाद मेरी जनरल पाशा से मुलाकात हुई। जनरल पाशा से भी मैंने ये एग्जैक्टली शेयर किया। जनरल जहीरुल इस्लाम एंड जनरल पाशा का ये कहना था कि आप ये चीजें अपने पॉलिटिकल लीडर्स और जो गवर्नमेंट में बैठे हुए आपके हैं प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, आप उन्हें बताएं और वहां से जब फैसला आएगा एक्शन लेने का तो वी विल तो ना फौज एक्शन ले रही थी, ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक्शन ले रही थी, तो किसी ने एक्शन नहीं लिया। नहीं, सारे एक दूसरे पे डाल रहे थे ना। ये तो गवर्नमेंट का लेकिन पॉलिटिकल। गवर्नमेंट को तो फिर भी कोई सबूत चाहिए होगा ना, एक टेस्टिमनी है उसकी बुनियाद पे। सो आप ये कह रहे हैं कि जो एविडेंसेस इस वक्त हैं कम से कम रॉ के साथ ताल्लुकात के, या तो स्कॉटलैंड यार्ड के पास है जी, या हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है। नहीं हमारे एजेंसीज के पास है। फोन कॉल्स आती थी, फोन कॉल आती थी और यहाँ कराची में किलिंग होती थी, कम से कम किलिंग्स की हैं वो हमारे आपकी टर्मोइल। नजर से गुजरी? जी मैंने देखी है, इंटरसेप्शंस मैंने देखी है। कौन गुफ्तगू कर रहा होता था? मुख्तलिफ टाइम से मुख्तलिफ लोग, लंदन से अल्ताफ हुसैन के नंबर 2 अक्सर फोन करते थे वहां से, और वो यहाँ बात कर रहे होते थे। नाम बताइएगा ना जरा, कौन कौन था? अजीज आबादी साहब, अजीज एडवोकेट साहब, अनवर भाई साहब, और एक दो और लोग हैं, मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं है। वो टेलीफोन कॉल्स पे यहाँ किसको करते थे? यहाँ मुख्तलिफ लोग होते थे और अक्सर अनीश कायम खानी का नाम आता था उसमें। अनीश कायम खानी से रहमान मलिक भी बात करता था। सर तो अनीस कायम खानी वो ऑर्डर अनीस एग्जीक्यूट कायम खानी वॉज किंग पिन वो एग्जीक्यूट कराते थे इन ऑर्डर। कराची। वो आगे कम से कम पास ऑन जरूर करते थे। और वो पास रहमान ऑन, मलिक साहब उसके बारे में इतना मैं कह चुका हूं कि अब मेरे पास वर्ड्स खत्म हो गए। नहीं, मतलब उनका क्या रोल था इस सारे में? उनका ही वॉज गो बिटवीन आसिफ जरदारी एंड अल्ताफ हुसैन। रॉक के अंदर भी इनका आपस में ताल्लुक है? यकीनन होगा, क्योंकि ये इस तरह की अगर मुझे इंफॉर्मेशंस थी तो यकीनन फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर को जरूर होगी। और वो कुछ नहीं करते थे और उन्हें बल्कि बचाते थे और उनको प्रोटेक्ट करते थे और उनको हमेशा शामिल गवर्नमेंट में करा देते थे, या उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में चाहते थे, तो यकीनन उनकी नॉलेज में जरूर होगा। टारगेट किलिंग और भत्ते का कोई आपके पास एविडेंस हो? बच्चे बच्चे के पास है कराची का, किसको नहीं पता? तो साबित हुआ। देखिए आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची आ रहा था, 54 निहत्ते लोग शारा फैसल पे मार दिए गए। 12 मई की बात कर रहा हूं। कंटेनर रख के, कंटेनर एक तो आप मुझे ऐसे बिजी स्ट्रीट पे कंटेनर क्या एक ड्रम रख के दे दें, मैं आपको जो मांगेंगे मैं दूंगा जो मेरे पास है। इतने सारे कंटेनर्स रख के, रोड ब्लॉक करके और मतलब इस तरह करके और फिर किलिंग करना, ये कौन कर रहा था, किसको नहीं पता। इस तरह के बहुत से वाक़यात उसके फौरन बाद का हर जवाब मैं सुनता हूं, साबित करें, कोर्ट में लेकर जाए, वो जाता कोई नहीं, या वहां साबित नहीं होता। विटनेसेस मार दिए जाते। आपके जर्नलिस्ट भाई वली खान बाबर, उसके कितने 7 विटनेस मार दिए, उनके वकील भी मार दिए, मैंने सुना। वकील मार दिए, विटनेसेस मार दिए। कौन जाने के लिए तैयार नहीं है? मजबूरन उनका केस यहां से ट्रांसफर किया, कहीं और चलवाया और जेल में चला। हाँ, और सजाएं लगी। तो इस तरह तो कई ऐसे केसेस हैं। मुझे जाती तौर एज मिनिस्टर मुझे रिपोर्ट होते थे, हम पेरेंट्स को, फादर को या भाई को जो कत्ल कर दिया गया होता था बंदा, उसके रिश्तेदारों को बोलते थे कि आप आए एफआईआर दर्ज कर। कहते हैं एफआईआर हम नहीं करेंगे। सर एक ब्रेक के बाद फिर इल्जामात बहुत से हैं, आप होम मिनिस्टर के तौर पे आप क्या कर पाए? फिर सबसे बड़ा सवाल तो आपसे बनता है कि आप क्योंकि होम मिनिस्टर थे, इख्तियार आपके पास था, व्हाट कुड यू डू? एक ब्रेक लेते नाज़रीन,
ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा जरदारी साहब के बारे में भी बात करेंगे। उज़ैर बलोच चैप्टर भी अभी बंद नहीं हुआ, खुला ही है, जरा किसी और खबर ने उसकी जगह ले ली है, तो वहां पर क्या होगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मिर्जा साहब, एज होम मिनिस्टर मैंने कहा आपके पास भी सबूतों की कमी नहीं होगी, लेकिन लगता है ऐसा है कि ज्यादा कैलकुलेशंस के ऊपर बात चल रही थी। एक चीज आज मुस्तफा कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले दिन कही थी, उसका मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा। उन्होंने कहा नया सूबा बनना चाहिए कराची और सिंध का, आपका क्या ख्याल है? आई टोटली डिसएग्री विद हिम। ये एक ऐसी चीज है जो मैं डिस्प्यूट करता हूं, एंड वी विल अपोज दिस थिंग टोटली। पंजाब तकसीम हो सकता है, केपी तकसीम हो सकता है, सब तकसीम हो सकते हैं, पाकिस्तान तकसीम हो सकता है, सिंध तकसीम नहीं हो सकता, क्यों? देखें, सिंध अगर हुआ तकसीम तो उसमें एथनिक रंग आ जाएगा और वो इस तरह वन यूनिट सूबा नहीं रहेगा। और तो दो सूबे बन जाएंगे ना, दो सूबे, एक उर्दू स्पीकिंग, एक सिंधी व्हाई नॉट? स्पीकिंग। पंजाबी है, सिंधी है, बलोच है, पठान है, सिंधी और उर्दू क्यों नहीं? देखें, एक है जो माइग्रेट करके पॉपुलेशन यहां आई या लाई गई, अब उनको आप सूबा बना के दे दें, क्यों नहीं? मैं समझता हूं कि गलत है। क्यों सर? मुझे लॉजिक समझ नहीं आया कि माइग्रेट करके आया, क्या वो पाकिस्तानी नहीं? पाकिस्तानी वो हैं, लेकिन ये कैपिटल सिटी हमारा भी तो है, हमारा था, हमने उन्हें वेलकम किया, हमने उनको जगहें दी, हमने उनको रहने की जगह आप दी। लोग कह रहे हैं वो फॉरेनर हैं यहाँ पे, नहीं, दे आर नॉट फॉरेनर्स। तो लेकिन यहाँ पे आबादी ज्यादा किसकी थी? सिंधी ज्यादा थे, पारसी ज्यादा थे? यहाँ सिंधी ज्यादा थे। आप कह रहे हैं सिंधी हिंदू थे, सिंधी मुसलमान थे, सिंधी ज्यादा, पारसी तो पॉपुलेशन बहुत कम है पूरी दुनिया में। तो मैं की किताब में पढ़ा था कि कराची की आबादी देयर वाज अ टाइम, मेरा ख्याल है अर्ली 1900 14,000 और 40,000 के, यहाँ पे तो लोग ही नहीं रहते थे। लोग तो ये तो कराची बस बिकम अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। नहीं, पोर्ट सिटी तो था ना, मतलब एक इम्पोर्टेंस तो उसका था हमेशा से। बट डोंट यू थिंक नई रियलिटीज के साथ साथ, वक्त की रियलिटीज के साथ आपको बदलना पड़ेगा? अब इकाइयां बढ़ती अगर जा रही हैं, अगर महाजिर है, उर्दू बोलने वाला है, तो ये सब पाकिस्तानी, अब अगर उसकी कहीं आबादी है, मेजोरिटी में है, तो ही हैज अ राइट टू डिमांड। अब देखें उनको मार्जिनलाइज, उनका मसला क्या है? वो कहते हैं हमें मार्जिनलाइज कर दिया सिंधियों ने, कोटा सिस्टम लगा दिया, हमारे साथ ज्यादतियां होती रही हैं, हमें हमारा हक नहीं मिलता। अभी कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कुछ अरसे में सामने आएंगे, कहते हैं कि 52% कराची की आबादी पश्तो स्पीकिंग आबादी या है या कुछ अरसे में हो जाएगी। तो फिर वो डिमांड करेंगे हमें तीसरा सूबा कराची के अंदर बना दो, क्या उनको भी बना देंगे हम? सर लेकिन इंतजामी बुनियादों पर बेहतर नहीं होगा सूबा रन करना? लास्ट क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू गेट स्टक ऑन द सूबा इशू, लेकिन क्या इंतजामी बुनियादों पर आप देखें यहाँ से बाहर निकले कराची से, यू हैव सीन व्हाट सिंध इज लाइक, पैसे सारे कराची में अगर लगते हैं, इंतजामी आते हैं। बुनियादों पे अगर बनाना है तो वो फॉर्मूला कराची में फिट नहीं होता क्या? जिस तरह हैदराबाद को डिवाइड कर दिया। आपको किसने कहा कि आप उनकी मर्जी के मुताबिक स्प्लिट करें? आप तो अपनी मर्जी के मुताबिक भी स्प्लिट करें, बट स्प्लिट करें कि इट्स प्रोपोर्शनटली आप उसको स्प्लिट करें कि मैनेज करना आसान हो। नहीं, फिर दो क्यों हो? फिर 12 सूबे हो सिंध में, हर डिवीजन में एक सूबा हो और डिवीजन के अंदर जो है वो अलग चले, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ये यूनिट। प्रपोजल हुआ तो आप इसको मानेंगे? उसको सोचेंगे प्रोग्राम कैसा है, क्या हमें सूट करता है नहीं करता है, हमारी पॉपुलेशन, इंडिजिनस पॉपुलेशन जो है उसको सूट करता है या नहीं करता है, वो तो देखने वाली बात है ना। उस वक्त देखेंगे। जरा आ जाए उज़ैर बलोच पे सर, क्योंकि आप पिछले दिनों जो इससे पहले बड़ी खबर थी उज़ैर बलोच की, आपको बुलाया रेंजर्स ने जी, क्या पूछा उन्होंने आपसे? बहुत सी चीजें मेरी उज़ैर से रिलेशनशिप पूछी और मुख्तलिफ चीजें उज़ैर के और लोगों से, पीपल्स पार्टी वालों से रिलेशनशिप, उन्होंने कितना किसने किसी को इस्तेमाल किया, उज़ैर ने किया या उज़ैर को इस्तेमाल किया गया। आपने क्या बताया, कोई तफसील बताया? नहीं, वो मैं शेयर नहीं कर सकता। जरदारी साहब के साथ थी उनकी रिलेशनशिप? वो भी पूछा और मुझे जो मालूम था मैंने बताया। शर्जील मेमन के साथ थी? शर्जील तो खुद ओपनली जाता था, मिलता था, जरूर थी। जब मैं मिनिस्ट्री छोड़ के पीपल्स पार्टी छोड़ गया, मैं निकल गया कैबिनेट से,
तो उसके बाद सारा डील शर्जील ही करता था। कादर पटेल, कादर पटेल, बिल्कुल। कादर पटेल तो मेरे से पहले का उनका लियारी का बंदा था। फरियाल तालपुर साहबा ने तो इनकार कर दिया, मैं तो जानती नहीं साहब ने। अब ऐसे लोग, इनका अल्लाह ही निपटे इन लोगों को। गुलदस्ता ले रही हैं, कुरान शरीफ का तोहफा ले रही हैं, अब कहती हैं कि एक बंदा आया कुरान शरीफ का तोहफा दिया और मैंने ले लिया। किधर उनके सिक्योरिटी वाले गए, वो बंदा उधर तक पहुंचा कैसे, तो ये तो समझने वाले सब समझते हैं। ताल्लुकात थे इन सब के। आपको गिरफ्तार क्यों नहीं किया रेंजर्स ने? वैसे तो सारों को गिरफ्तार कर लेते हैं, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। नहीं, मेरे पास, मेरे ऊपर कोई ऐसे एलिगेशन असला देने के, कोई यारी गैंग वॉर को वेपनाइज करने के। नहीं, मैंने तो लाइसेंस दिए, और सिर्फ लियारी को नहीं दिए, मैंने पूरी सिंध को दिए। जो मैं क्लेम करता हूँ या जो भड़की मारता हूँ टीवी पे आके कि मैंने इतने लाइसेंस दिए, वो तो मैं पूरी सिंध की बात करता हूँ, उसमें लियारी का इशू तो नहीं था एक का। और अगर मैंने दिए तो मैंने लाइसेंसेस इशू करने के रिकमेंडेशन दी इशूइंग अथॉरिटीज अगेन डीसी। पहले तो डीसी साउथ को अरेस्ट करें जिसने लियारी वालों को इशू किए। क्यों किए? क्योंकि होम मिनिस्टर ने कहा। तो होम मिनिस्टर इज नॉट द अथॉरिटी, मैं सिर्फ प्रोसेस करा सकता हूँ। When Zulfikar Mirza is the home minister, you don't need any other authority. हाँ, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि आसिफ जरदारी ने भी मेरे से मांगे थे, उसको भी मैंने इशू किए थे। See, so जुल्फिकार मिर्जा। कौन कौन फंसता नजर आ रहा आपको उजैर बलोच केस में? मेरी ख्वाहिश तो है कि कम से कम 100-150 बंदा फंसे, लेकिन 5-6 बंदे अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। ये 5-6 मैंने नाम लिए हैं, इसमें शामिल है सर? जी, इसमें शामिल है। सब शामिल है जी। और सानिया नाज, उनको भी बुलाया गया था? सानिया नाज तो एक छोटी सी चीज है, स्मॉल फिश इन अ बिग पॉन्ड। जी हाँ, वो क्योंकि रिकमेंडी वो फॉर टिकट पीपल्स पार्टी की वो उजैर बलोच की थी, इस वजह से उसको बुलाया गया। और शी इज मैरिड टू दैट बुलेदी, जो इनके गैंग का एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है, जेल में है इस वक्त, उसकी वो वाइफ है, तो इसलिए शी इज इनसाइड। पीपल्स पार्टी डिनाइल मोड में क्यों है इस इशू पे? आपने देखा होगा, सारे कह रहे हैं मैं तो नहीं सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है। व्हाई? शॉर्टकट। आउट ऑफ व्हाट? क्यों? अपने क्राइम छुपाने के लिए, अपनी रिलेशनशिप छुपाने के लिए, क्वेश्चनिंग छुपाने के लिए, क्योंकि उनका हाथ भी काले हैं और उनका मुंह भी काला है, इसलिए। क्राइम कौन कौन सा सामने आएगा जिसमें इस मुख्तलिफ लोग आपको मुलव्वस होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, उजैर बलोच की मैं बात नहीं कर रहा, मैं क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूं कि उजैर बलोच खुद डायरेक्टली कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं था, लेकिन किसी का गला तो काटा था उसने, कोई वीडियो भी है इसकी ना सर? नहीं, मैंने नहीं देखी वो वीडियो, गला काटने वाली। और वो आप पप्पू की बात कर रहे हैं? जी, अरशद पप्पू। पप्पू की गला भी मेरा ख्याल है कि उजैर बलोच उस वीडियो में है ही नहीं। ठीक, लेकिन वो ऑर्डर तो कर सकता है ना, ये सारे आपको मालूम है उनकी रिलेशनशिप। पर किस किस्म के टारगेट किलिंग, भत्ता, चाइना कटिंग, टारगेट फिर एमकेएम में और पीपल्स पार्टी में फर्क है? देखिए, टारगेट किलिंग, पॉलिटिकल टारगेट किलिंग पीपल्स पार्टी नहीं करती थी। मैं आज भी पीपल्स पार्टी को डिफेंड करूंगा, लेकिन टारगेट करके कोई बंदा मार देना आसिफ जरदारी के लिए वो हो सकता है। सो ये तो वही इल्जाम है जो मुतहदा पे लग रहे हैं। बिल्कुल, तो आसिफ को आपने कम समझाया क्या? सर लेकिन उधर बैठ के वो कहते हैं मुस्तफा कमाल साहब कि अमाद सिद्दीकी अगर मुलव्वस हो तो मुझे फांसी लगा देना, इधर आप उजैर बलोच को कहते हैं ये भी मैं फांसी लगने के लिए किसी के तैयार नहीं। लेकिन आप भी कहते हैं वो भी मुलव्वस नहीं, तो हमने अपने अपने बंदे निकाल के क्या ये कर दिया कि जी मेरा बंदा ना फंसे। बट नहीं, ही इज प्रेजेंट है, उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, क्योंकि व्हेन देयर इज स्मोक देयर हैज टू बी सम फायर। जब इतनी बात होती थी उजैर बलोच के लिए, तो यकीनन कुछ ना कुछ होगा, उस कुछ ना कुछ की उसको सजा मिलनी चाहिए। सो उजैर बलोच को भी कुछ ना कुछ की सजा मिलती हो। मनी लॉन्ड्रिंग किया आसिफ जरदारी साहब ने? अब आप कहेंगे सबूत मेरे पास नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं बैग खोल के रहमान मलिक का या उसके भाई का, लेकिन मनी लॉन्डर होती रही है इनके जरिए। रहमान अयान मलिक मतलब इनके जरिए, और बहुत लोग हैं। अनवर मजीद है सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर, जिसने अरबों रुपए यहां से साइफन ऑफ किए और बाहर ले गया, इंग्लैंड में प्रॉपर्टीज खरीदी, दुबई में प्रॉपर्टीज। सबूत कोई नहीं? दैट्स योर प्रॉपर्टीज में निकाल के दे सकता हूं,
एड्रेसेस दे सकता हूं उनके, लेकिन जाहिर है अभी मेरे पास वीडियो फिल्मिंग तो मैंने नहीं की कि वो सूटकेस में। सो दैट्स योर वर्ड अगेंस्ट हिम कि आपका ख्याल है कि वो इस चीज में मुलव्वस है या देखें, शामिल है? एक मनी लॉन्ड्रिंग खुद की जाती है फिजिकली, सूटकेस में पैसे डाले या हैंडबैग में डाले और ले गए। दूसरे थ्रू हवाले मनी लॉन्ड्रिंग, तो वो तो हवाले वाले पकड़े हुए हैं। सो फिर ये भी साबित करना पड़ेगा कि कौन कौन इसमें शामिल है। जी। जरा कराची का नक्शा क्या बनता है? देखें, एक कराची एक ऐसा शहर है कि जो ही कराची का नाम हम इस्लामाबाद वालों के जहन में आता है, हमारी जहन में पहली चीज आती है क्राइम। जी, चाहे उसमें टारगेट किलिंग है, वो भत्ता है, वो चाइना कटिंग है, उसमें एक्सटॉर्शन, रैंसम, किडनैपिंग्स, ये ऐसे ही रहेगा कराची? देखें, कराची की शक्ल डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा नहीं बदल सकता, कराची की शक्ल मुस्तफा कमाल नहीं बदल सकता, अनीस काइम खानी नहीं बदल सकता, ये जो भी आ रहे हैं उधर मिल के बदल सकते हैं। नहीं। कराची की शक्ल, कराची में पीस, लॉ एंड ऑर्डर और हर शरीफ आदमी को अपना जायज रोजगार कमाने का जायज हक सिर्फ और डंडा दिला सकता है, डंडा, जो कि आजकल चल रहा है। पुलिस का या रेंजर्स का? रेंजर्स का। पुलिस तो खुद करप्ट है, जिसका हेड आईजी करप्ट हो, 5,000 रुपए रुश्वत लेता हो, वो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? रेंजर्स, ये जो भी आपको कराची में अभी थोड़ी बहुत फिजा एक कंड्यूसिव लग रही है, लोग निकल के इतना बोल भी रहे हैं, नहीं तो अगर रेंजर्स नहीं होती तो मुस्तफा कमाल भी ये रिस्क नहीं लेता कराची आने की। ये रेंजर्स की वजह है। रेंजर्स ने जो एक अपना लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप किया है, उसकी वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं और बात कर रहे हैं। वो आप अपने केस की वजह से रेंजर्स की तारीफ तो नहीं कर रहे? मेरा कोई केस ही नहीं है। ये अच्छा, ये जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई थी, तो वो तो मैंने खुद ऑफर किया, मैंने आप सबकी प्रोग्राम्स में अपने को ऑफर किया है कि मैं भागा नहीं हूं, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मुझे इन्वेस्टिगेट। रेंजर्स ने पुलिस के इख्तियार मांगे हैं, आपका ख्याल है ये इख्तियार उनको मिलना चाहिए? मैं समझता हूँ मिलना चाहिए। लेकिन फिर पुलिस का क्या करेंगे? पैरेलल स्ट्रक्चर तो खड़ा नहीं कर सकते, फिर एक स्ट्रक्चर तो बैठ जाएगा। पुलिस से हम चौकीदारी कराएंगे, बैंक्स की, ऑफिस की, उसके बाहर जो हम लोग इतने पैसे खर्च करके प्राइवेट सिक्योरिटी रखते हैं वो पुलिस वाले रखेंगे। सर, बैंक से तो वैसे ही लूटने वाले बड़े। नहीं, वो है, लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम ये 2-3 साल रेंजर्स को इस तरह थाने भी दिया जाए, जिस तो रेंजर्स ने जो डिमांड किया। देखें ना, अभी आप देखें, ये सामने एक एग्जाम्पल इतना बड़ा मौजूद है जिसकी वजह से ये पावर्स देने चाहिए और थाने देने चाहिए। आसिम हुसैन का केस, आए दिन 7 बिलियन 8 बिलियन की एलिगेशन, फला ये चीज निकल रहे हैं। जब पुलिस के पास केस गया, पुलिस ने क्लीन चिट देके उसी दिन कहा कि जी ही हैज नो केस। तो अगर जहां इस तरह की प्रोसिक्यूशन हो, इस तरह की पुलिस हो, तो आप जाहिर है आपको अपने लोग चाहिए वहां पे। उनका दिमागी तवाजुन खराब नहीं डॉक्टर आसिम साहब को? कोई रिपोर्ट आई है मेरा ख्याल है, ये सारी आपकी पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? ये इनका केस शुरू होता है, इनका डिमेंशिया शुरू हो जाता है, दिमागी तवाजुन खराब हो जाता है। देखिए, ये एक प्लान तरीके से चीज हो, पूरी दुनिया में जिसका दिमाग खराब हो, प्रूवन हो, साइकिक जो, और उसको फांसी नहीं होती कभी। ये फांसी से वो सदर भी नहीं बनता सर? वो सदर भी नहीं बनता, लेकिन बनने के बाद अगर सर्टिफिकेट बोले तो उसका किया जाए। वैसे आसिफ के पास भी ये सर्टिफिकेट है वही मैंने इसीलिए कहा था कि वो भी नहीं बनता। डॉक्टर आसिम और जरदारी साहब का भी आपस में रिलेशनशिप प्रोफेशनल, मैंने कहीं आपको सुना कहते हुए कि अल्ताफ हुसैन साहब और आसिफ जरदारी साहब भी बिजनेस पार्टनर है। वो आप मुझे कहीं नफरत में आप असम्पशन ज्यादा तो नहीं कर रहे इस केस में? आसिफ जरदारी ने एज प्रेसिडेंट मुझे अपने पास बुला के और कहा कि जाओ गवर्नर हाउस, वहां तुम्हारी मीटिंग मैंने अरेंज करवाई है, गो एंड मीट देम। और 60-40 का फॉर्मूला मैंने तय किया उनके साथ, 60 हमारा, 40 उनका। किस चीज का सर? मेरे जहन में भी यही सवाल था, लेकिन उस वक्त मैं इतना नाइव था कि मैंने समझा कि ये नौकरियों में, पोस्टिंग्स में, मतलब ये फॉर्मूला तय हुआ है कि नौकरियां 60% हमारी, 40% तुम्हारी। जब मैं वहां गया गवर्नर हाउस और गवर्नर के चैम्बर में हम बैठे, मैं, आगा सिराज दुरानी, अब सिराज दुरानी मुकर जाए तो फिर वही मेरा केस पीर मदर की तरह बंद रहेगा। तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, और वहां कोई भी नहीं था। जब गवर्नर के पास पहुंचे तो वहां गौरी साहब मौजूद थे और चाय वाय पी
तो गवर्नर ने कहा कि बाहर लॉन में चल के बैठे। तो मैंने कहा जी बेशक। तो लॉन में कुर्सियां लगवाई, बोला यहाँ खुला खुला, यहाँ कोई सुन नहीं सकता क्योंकि ऑफिस बग्ड है। कम से कम सबको इंप्रेशन ये है कि बग हुए हुए। जाके बाहर बैठे जी, बात करना शुरू की जी, फला प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट की वो आप देंगे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को। दुबई में हमने बंदा तैयार किया हुआ है, वो आएगा, वो उस पर प्रोजेक्ट अनाउंस करेगा, इतने अरब रुपए उसमें से बचेंगे, 60% आप लोगों का, 40% हमारा। उसके बाद आगे यहाँ पे शीरिन जिना कॉलोनी के जो पश्तो स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग वहाँ आबादी है, कच्ची आबादी टाइप, बहुत प्राइम लैंड है लेकिन उसमें कच्ची आबादी है। उसके लिए नक्शे बना के ले आए जी, नक्शे खोल लिए कि ये खाली करेंगे, इतने इतने अरब खरब रुपए इसमें से मिलेंगे। कितने हमें पैसे होंगे ये टोटल? अरबों की बात थी, मेरी समझ से बाहर थी क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं। आप फिर भी दस्तखत करके आ गए? नहीं, दस्तखत लेने की बात नहीं, ये हमारी फर्स्ट वर्बल थी, वर्बल अंडरस्टैंडिंग, वर्बल एक अंडरस्टैंडिंग कि ये करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बताता हूं आसिफ साहब को। मैंने जाके बताया, बोला जैसे कह रहे हैं वैसे करते रहो। घूम फिर के वो जो एक प्लॉट है बंदर रोड पे, बहुत प्राइम प्लॉट है, एक ही प्लॉट वहां मौजूद है, काफी ह्यूज प्लॉट है वो, मेरा ख्याल है 3-4 अरब रुपए का प्लॉट है। तो उसका पूरा केस थ्रू स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, मोहम्मद अली शाह मरहूम मिनिस्टर थे, शरीफ आदमी थे, वो बेचारे खुद फंसे हुए थे, तो वो कैबिनेट में मूव किया। मैंने और अपने कैबिनेट मेंबर्स को, दोस्तों को, मैंने कहा ये जुल्म होने वाला है, अपोज करना है, इसको रुकवाना। फिर उसको हम लोगों ने रुकवाया, प्रोसेस में डलवाया, फिर लीगल डिपार्टमेंट को भिजवाया, लीगल डिपार्टमेंट से ऑब्जेक्शन लगवा के, मतलब है जो रुकवा सके वो रुकवा लिया, लेकिन बहुत से निकल गया। ब्रेक लेते हैं। तो मुझे बताएं, अब फ्यूचर सिनारियो, आपने कहा ये सारे इकट्ठे, तो क्या इनके खिलाफ जो लोग हैं वो भी सारे इकट्ठे हो सकते हैं? कभी समझ तो गए होंगे आप। ब्रेक के बाद पूछता हूं आपसे, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मिर्जा साहब, ये सारे आपने कराची और सिंध की बुराइयां तो गिनाई, क्या आप वो तमाम लोग जो इनके खिलाफ हैं इकट्ठे होने का कोई चांस है आप लोगों को? IEU एंड मुस्तफा कमाल एंड कंपनी, अगर और कोई ऑल्टरनेट नजर नहीं आए तो इकट्ठे हो जाएंगे। कोई राब्ता है? नहीं, कोई इतना ज्यादा नहीं। करेंगे वक्त आने पे जरूर। और वो वक्त कौन सा? लेट द डस्ट सेटल डाउन और पता चले कि ये ऊंट किस करवट बैठ रहा है और बिठाक बन रहा है, उसके बाद। ये अहम है। अगर फौजी बैठा हुए, अस्यूमिंग सारी तरफ एस्टैब्लिशमेंट की आवाज लग रही है, अगर वो हुए तो ज्वाइन करेंगे? सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा जी। फिर 100 बिस्मिल्लाह करके ज्वाइन करेंगे? मेरे ख्याल है यस। सीरियसली, आई मीन दिस इज सरप्राइजिंग। अगर एस्टैब्लिशमेंट इतनी स्ट्रेट हो गई और मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए सोच रही है और पाकिस्तान के लिए सोच रही है जो पहले नहीं सोच रही थी। कई सालों से अल्ताफ हुसैन पे ये एलिगेशंस हैं, लेकिन पहले वेकअप कॉल कभी भी नहीं आई। अगर अब आ गई तो व्हाई नॉट। एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तानी की है ना, इंडियन तो नहीं है, रॉ तो नहीं है। सो अगर आपको कल फोन आया, कोई कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल आपको फोन करके कहे कि सर हमारा ख्याल है कि टाइम आ गया, आप इनके साथ मिल जाए, उस वक्त मैं देखूंगा ऑप्शंस अपने मेरे पास क्या हैं और फिर मैं फैसला करूंगा जो बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट का ऑप्शन इज नॉट अ बैड ऑप्शन। इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। ऑल्टरनेटिव्स आपके पास या मुस्तफा कमाल के पास क्या है इस टाइम? क्या आपको लगता है कि वेयर डू यू वांट टू गो फ्रॉम हियर? अगर इकट्ठे हो गए, कल इकट्ठे हो गए, क्या करेंगे? अब हाइपोथेटिकल सवाल, इफ्स एंड बट्स के ऊपर। देखें, 3 दिन से मैं ये सुन रहा हूं कि जो मैटर करते मींस जो गवर्नमेंट है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, चौधरी साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है हम लोग एक्शन नहीं ले सकते। तो एक्शनेबल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए हम इकट्ठे बैठ के काफी चीज साथ मिलकर कर सकते हैं।
क्या कोई ऐसा एविडेंस होगा जो आप अगर इकट्ठे बैठ जाए तो आप लोग दे सकते हैं गवर्नमेंट को? मैं समझता हूं, हाँ। तो लेकिन मेरा तो ख्याल है इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना, मैं माफी चाहता हूं मैं आपका टाइम ले रहा हूं, दिस इज योर इंटरव्यू नॉट माइन, बट अगर इन्होंने दुबई की किसी की मीटिंग का जिक्र किया और उसमें कहा कि ये बातें हुई थी, वेरी इजी, बुलाएं इनको, निकालें दुबई की मीटिंग में कौन कौन था, इन्वेस्टिगेट करें, बाकी सारों को आपको पता लग जाएगा उसमें क्या क्या बात हुई। मैं तो इट्स एज सिंपल। मैं तो ये अपने पिछले प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूं कि ये कोई मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है किसी से। मैंने ऑफर किया कि मुझे भी बुलाया जाए और पीर महजर को बुलाया जाए। अगर पीर महजर और मेरी बात एक जैसी और हमें ये मौका दिया जाए कि मैं उसको क्रॉस क्वेश्चन करूं और वो मुझे क्रॉस क्वेश्चन करे, ताकि ये एस्टेब्लिश हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं या वो झूठ बोल रहा है। अगर ये एस्टेब्लिश हो गया कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो जाहिर है मैंने जो बात कही वो खत्म हो गई और फिर ही इज क्लीन, अल्ताफ हुसैन इज नॉट दैट बैड। और अगर ये एस्टेब्लिश हो गया कि पीर मजहर झूठ बोल रहा है, दैट मीन्स कि अल्ताफ हुसैन ने ये चीज मुझे कही है कि पाकिस्तान तोड़ने का फैसला हो गया और पाकिस्तान उस फैसले में शामिल है, तो फिर अल्ताफ हुसैन को उस चीज की सजा मिलनी चाहिए जो विटनेसेस हों उसके लिए, और क्या चाहिए। और वो बहुत से केसेस में बनाए जा सकते हैं। मैं तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल करने आ रहा है दूसरी साइड पर, वो इसी किस्म की अपनी मिसालें दे रहे हैं। उस वक्त हमें ये कहा गया, सोलह देविया भी, डॉक्टर सगीर ने कहा कि सोलह देविया की मिसालें बार बार दी जाती थी कि अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते वगैरह। आखिर में अगले 6 महीने के बाद आप इस बसात पे मोहरे किधर किधर देख रहे हैं? क्या उल्टा या सब ऐसे ही चल रहा होगा 6 महीने बाद, या कुछ चेंज नजर आ रही है? मैं 3 से 6 महीने के अंदर काफी चेंजेस देख रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि वो बेहतरी के लिए चेंजेस होंगे। किस किस्म के, अगर ब्रीफली बता सकें? देखिए, बहुत हमारा, मैं सिंध की बात कर रहा हूं, सिंध तंग है, बल्कि सर क्या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में होगी? पार्शली एमकेएम का मेयर होगा? मुश्किल लग रहा है। तो अगर अच्छा, तो ये आपको ये तब्दीलियां नजर आ रही हैं चंद में? बहुत शुक्रिया जुल्फिकार मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके प्रोग्राम के फायदा लेते हुए मैं अपनी कौम को, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं शहबाज तासीर के जिंदा वापस आने पे, और उनकी फैमिली को बहुत एंड आई होप गिलानी साहब का बेटा भी इंशाल्लाह क्योंकि फैमिली को, आई मेट सम ऑफ द फैमिली मेंबर्स रिसेंटली, और उनकी परेशानी बहुत ज्यादा थी और इट्स अ गुड थिंग दैट ही इज कम बैक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मिर्जा साहब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।